अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलेंथ जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। लास्ट टाइम जो इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर हुआ था उसमें हमने पंक्चुएशन डिस्कस की थी और 5 पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं बेसिकली हमने उनको उस लेक्चर में डिस्कस किया था, बट दैट वाजंट इनफ क्योंकि और भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। तो जो पंक्चुएशन का लेक्चर है यूँ समझ लें कि वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। उसका जो पहला लेक्चर है उसका लिंक मैं ऊपर आई के बटन में दे दूँगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और आज दूसरा लेक्चर है, तो आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। जी, तो आज की कंटेंट लिस्ट में हमारे पास पंक्चुएशन और यूजेस ऑफ पंक्चुएशन सेम है, बट इसमें जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो डिफरेंट होंगे। आज है हमारे पास जी कॉमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉमा। यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। कॉमा आपको पता है क्या होता है, तो पहला उसका यूजेज है कि उसको आप लिस्ट में अगर आपके पास आइटम्स हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई बॉट एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनानास। तो आप देख सकते हैं एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनानास के दरमियान में जो है यहाँ पे भी कॉमा है और एप्पल्स के बाद में भी कॉमा है। यूज अ कॉमा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, आई थिंक मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बता दिया था जब हमने सेमी कोलन का आई थिंक जिक्र किया था। तो वहाँ पे भी आपको पता होगा, उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले आप यूज़ करते हैं जब एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम ग्रोसरीज। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो हमारे पास एंड है, उसके पहले और उसके बाद दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो इस एंड से पहले यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हम एक कॉमा यूज़ करते हैं, वो ये वाला कॉमा है। ठीक है जी। यूज़ अ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और फ्रेज। कोई भी आप इंट्रोडक्टरी वर्ड्स या फ्रेज यूज़ करते हैं किसी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए, लाइक आफ्टर द रेन, एमिड्स्ट द वॉर या एमिड्स्ट द क्राइसिस वगैरह वगैरह, तो उसके बाद आप एक कॉमा यूज़ करते हैं ताकि आप जो बाकी का जुमला है जो बेसिकली क्रक्स है आपके जुमले का, उसको सेपरेट कर दें फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट या फिर फ्रॉम इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द मूवी वी वेंट आउट टू ईट। तो आफ्टर द मूवी जो है ये इसके कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स हैं, ये कह सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं, उसके बाद हमने कॉमा यूज़ किया है। यूज़ अ कॉमा टू सेट ऑफ नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन और अपोजिट्स। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि नॉन इसेंशियल होती है, जिसके बगैर भी आपका जुमला पूरा हो जाता है। बेसिकली नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना किसी जुमले में, ऑल्दो वो जुमले को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होते हैं। नीचे वाली एग्जांपल में आपको अभी समझ आ जाएगा। माय फ्रेंड हु इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट पेंटेड दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। तो बेसिकली बात थी कि माय फ्रेंड पेंटेड दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, मेरे दोस्त ने ये खूबसूरत तस्वीर बनाई है। लेकिन अगर मैं उसका तारुफ थोड़ा सा दे दूँ, हु इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, तो उससे पहले और उसके बाद में मुझे कॉमा यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है और इससे पहले और बाद में मैं कॉमाज यूज़ करूँगा। नंबर 5, यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। तो मल्टीपल एडजेक्टिव्स जो हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको सेपरेट करने के लिए, मल्टीपल एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के लिए आप कॉमाज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ अ स्मार्ट, फनी एंड काइंड पर्सन। पर्सन आपके पास नाउन है, उसको क्वालिफाई करने के लिए मल्टीपल आपके पास एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स कह रहे हैं। तो स्मार्ट, फनी एंड काइंड के दरमियान में मैं कॉमाज यूज़ करूँगा। Next we have question mark. So question mark is also one of the important like punctuation marks in English. और उसका एक ही पर्पज है, वो क्या है? इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पंक्चुएशन मार्क टू इंडिकेट दैट यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। जहाँ पे भी आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर किसी इंफॉर्मेशन के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, उधर आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। व्हेन यूजिंग अ क्वेश्चन मार्क यू आर इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन or seeking clarification. Simply place a question mark at the end of an interrogative sentence. तो interrogative sentence आपको पता है सवालिया जुमले होती हैं। अच्छा, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि interrogation की टर्म यूज़ होती है कि जी he was called up for interrogation। तो interrogation का मतलब होता है पूछना, सवाल करना। तो interrogation से ही interrogative है कि उधर पूछना, इधर भी पूछना, कोई सवाल पूछना या कोई सवाल किया है, तो इस तरह का जुमला जिसमें सवाल किया गया है उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
फॉर एग्जांपल व्हेन आर वी सपोज टू मीट, जो लोग आप एक दूसरे के दोस्तों के साथ जो प्लान बनाते हैं कि कब हमने मिलना है, उसके लिए भी आप इंट्रोगेटिव यूज़ करते हैं, सवालिया निशान एंड पे आ गए। इसी तरह डिड यू एंजॉय द मूवी, आपने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुम्हें मूवी पसंद आई है, तो उसके एंड पे भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये आपने सिंपली एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है जी। Number 7, exclamation mark. The exclamation mark adds extra emphasis and conveys enthusiasm or heightened emotion in your sentence. Extra emphasis कि जी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड हैं, या आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइटेंड हैं, उसके लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक अ स्टेटमेंट मोर इम्पैक्टफुल। नॉर्मल भी स्टेटमेंट हो सकती है, लाइक वी वॉन द मैच, ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट है। इसी तरह की दूसरी स्टेटमेंट हो सकती है, हुर्रा वी वॉन द मैच, तो हुर्रा के बाद मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट ही इंक्रीज कर दिया है उस स्टेटमेंट का। सो दिस इज़ हाउ एक्सक्लेमेशन मार्क वर्क्स, कि ये हाइटन इमोशंस या फिर किसी भी चीज़ को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए यूज़ होता है। To use an exclamation mark, simply place it at the end of a sentence to express strong emotions such as excitement, surprise or emphasis. कभी कभी वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद भी हम यूज़ करते हैं, जैसे ओह, हुर्रा, वाओ एटसेट्रा वगैरह के साथ। और कभी कभी हम इसको जुमले के एंड पे यूज़ करते हैं। पूरी स्टेटमेंट को आप दिखाना चाह रहे हैं कि दिस कंटेन्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वी वॉन अ मैच अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, तो एक तो ये जुमला है। इसी को अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखते हैं, वी वॉन अ मैच अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, तो उसके एंड पे जब आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो उसके ऊपर एम्फेसिस होगा कि भाई एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के खिलाफ भी हमने मैच जीत लिया है। तो उसकी सेंस, उसका जो मतलब है वो थोड़ा सा और इंटेंसिटी के साथ या थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ आपकी तरफ वाजे हो जाएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, तो उसके बाद अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ तो दैट शोज के आई एम प्रेजिंग दैट सनसेट। आई कैंट बिलीव वी वन द गेम, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को भी जाहिर करने के लिए आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया है। Keep in mind that it is best to use exclamation marks sparingly to maintain their effectiveness. तो बहुत रेयरली आप इनको यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स को। ये ना हो आप हर जुमले के बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना शुरू कर दें कि ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं तो इधर भी इमोशनल हूँ, मैं हर जगह पे इमोशनल हूँ। ऐसे नहीं करना, उसको स्पेयरिंगली यानी कभी कभी यूज़ करना है, जहाँ वो सूटेबल हो वहाँ यूज़ करना है। ठीक है जी। आगे चलिए, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होती है जी? एपोस्ट्रोफी बेसिकली वो कॉमा को कहते हैं, जो कि थोड़ा सा लाइन से ऊपर लिखा जाता है, और इसके भी वेरियस यूजेजेस हैं, आए पढ़ते हैं। दे हैव अ कपल ऑफ इंपॉर्टेंट यूजेस इन इंग्लिश। फर्स्ट है जी, वन कॉमन यूज इज टू इंडिकेट अ पर्सन, इंडिकेट पोजेशन और ओनरशिप। तो किसी भी चीज़ की पोजेशन या ओनरशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एनाज बुक, अब आपने एनाज बुक लिखा है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ये आपको ऊपर लगी हुई नज़र आ रही है ए के बाद, तो उसके बाद एस लगा हुआ है। दिस शोज दैट द बुक बिलोंग्स टू एना। तो क्या है कि एपोस्ट्रोफी एस की वजह से हमें क्या पता चल गया कि जी ये एक्चुअली पोजेशन के हवाले से बात हो रही है। एना की बुक है तो एनाज बुक उसको लिखा जाएगा। इसी तरह another use is in contractions where an apostrophe takes the place of missing letters। तो contractions या फिर abbreviations, जहाँ abbreviations सॉरी खैर contractions होती हैं, जो multiple words को contract करके या फिर jointly आप पेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन नॉट से कैंट हो सकता है, इसी तरह डू नॉट से डोंट हो सकता है, शेल नॉट से शैंट हो सकता है, वोंट हो सकता है, विल नॉट से। ठीक है जी। तो वो क्या है, वो कंट्रैक्शन है, मल्टीपल वर्ड्स की कंट्रैक्शन है, उनमें भी आप अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, और दिस सिंपली टेक्स द पोजीशन ऑफ मिसिंग लेटर्स। फॉर इंस्टेंस, डोंट इज़ अ कंट्रैक्शन ऑफ डू नॉट। ठीक है जी। तो डोंट अगर आपके पास लिखा होता है और उसमें एन के बाद अपोस्ट्रोफी लगाई जाती है, आप नॉर्मली इंग्लिश में लगाते तो नहीं, लेकिन दैट इज़ अ मिस्टेक। डोंट के अंदर अपोस्ट्रोफी लाजमी आएगी। इज़ ए कंट्रैक्शन ऑफ डू नॉट।
It is crucial to be careful when using with apostrophe usage because they are not used for plurals. तो इसको आप प्लूरल के लिए यूज़ नहीं करते कि जैसे एप्पल्स है, ऑरेंजेस है वगैरह वगैरह, तो उसके एंड पे जो एस है उससे पहले apostrophe नहीं लगानी। अगर आप लगाते हैं तो वो गलत होगा। प्लूरल के लिए कभी भी apostrophe नहीं लगती। फॉर एग्जांपल इट इज़ रॉन्ग या इनकरेक्ट टू राइट एप्पल्स विद अपॉस्ट्रॉफी, जिससे आप ये मुराद लेना चाह रहे हो कि ये वन एक से ज़्यादा एप्पल को जाहिर कर रहा है, नहीं, अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगानी उसमें, प्लूरल और होता है। आगे आते हैं जी डैशेस पे। दे कैन बी क्वाइट वर्सटाइल इन राइटिंग, हेयर आर अ फ्यू कॉमन यूजेस। तो डैश जो है काफ़ी जगह पे आपको इंग्लिश में लिखी हुई मिलेगी और उनके कुछ कॉमन यूजेस दर्ज झैल हैं। एम्फसाइजिंग इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ के ऊपर या किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर आपने एम्फसाइज करना है, स्ट्रेस देनी है, उसके ऊपर जोर देना है, तो फिर आप डैश यूज़ करते हैं। डैशेस कैन ड्रॉ अटेंशन टू अ पर्टिकुलर फ्रेज और स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल शी हैड वन गोल डैश टू विन द रेस। तो यहाँ पे जो दरमियान में डैश लगाई हुई है ये इसलिए है कि ये बाद वाली चीज़ जो है इसके ऊपर एम्फसिस ज़्यादा होगा, ठीक है। शी हैड वन गोल टू विन द रेस, तो इसके ऊपर जोर देने के लिए आपने डैश लगा दी। इंडिकेटिंग अ सडन चेंज और इंटरप्शन, अब अगर आपका जुमला एक तरफ को जा रहा है या किसी एक चीज़ को जाहिर कर रहा है, या एकदम जाके आपने उसके कॉन्वर्स बात करनी है या फिर उस मूड को चेंज करना है, तो उसके लिए भी आप डैश यूज़ करते हैं। डैशेस कैन शो अ सडन ब्रेक इन थॉट और अ चेंज इन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट व्हेन ओह नो आई ट्रिप्ड। तो क्या है कि मैं गली में जा रहा था लेकिन आगे जाके क्या हुआ कि मैं गिर गया। ट्रिप मतलब कि क्या उसको कहते हैं, कदम अड़ने की वजह से आप जब थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं या फिर गिरने लगते हैं, उसको कहते हैं ट्रिपिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले वो सीधा चल रहा था लेकिन बाद में वो गिरने लगा, तो इधर चेंज ऑफ डायरेक्शन या फिर चेंज ऑफ थॉट कह लें, वो शो हो रही है। सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड डैशेस हेयर, ठीक है जी। नंबर थर्ड यूजेज है जी डैश का, सेटिंग ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है उसको एंड पर लिखने के लिए आप डैश का यूज़ कर सकते हैं। डैशेस कैन यूज टू सेपरेट एंड एक्सप्लेनेटरी, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर पैरेंथेटिकल कमेंट या ऐसा कमेंट या इंफॉर्मेशन जो कि आप पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में लिखना चाह रहे हो, उसको आप डैश लगा के भी लिख सकते हैं विद इन ए सेंटेंस। तो या तो आप उसको ब्रैकेट में लिख लें या फिर आप उसको डैश लगा के उसी तरह सेंटेंस में लिखें। फॉर एग्जांपल द वेदर वाज परफेक्ट सनी वार्म एंड क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये एक्सप्लेनेटरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसको मैंने डैश लगा के लिखा है। आगे आते हैं जी हाइफन पे। हाइफन होती है छोटी डैश जो दो लफ्ज़ों के दरमियान में लगी होती है। तो इसके भी एक दो यूजेज हैं, ये पढ़ लेते हैं। ये पहला यूज़ है जी इसका कि वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए। हाइफन्स आर यूज टू कनेक्ट वर्ड्स एंड क्रिएट कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं, उनको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। और कंपाउंड मॉडिफायर्स, फॉर एग्जांपल हाई क्वालिटी, अक्सर आपने देखा होगा हाई क्वालिटी लेज़र या हाई क्वालिटी मशीन वगैरह लिखा होता है, तो उसके दरमियान में डैश लगी लगी होती है। तो क्या है, ये दो इंडिविजुअल वर्ड से बनकर बना है, हाई और क्वालिटी, और इनको ज्वाइन करने के लिए, कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए आपने क्या यूज़ किया जी, हाइफन, ठीक है जी। सिमिलरली वेल नोन, ये भी आपने कई दफ़ा अखबारों में पढ़ा होगा, तो इसके दरमियान में भी डैश लगाई जाती है। 21st के साथ भी डैश लगाई जाती है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आप ज्वाइन करते हैं विद हाइफन ताकि आप कंपाउंड वर्ड्स बना सकें। इससे आगे आता है जी इंडिकेटिंग अ रेंज। तो अगर आपने किसी पूरी रेंज को डिस्कस करना है या इंडिकेट करना है कि भाई इससे इधर तक, फ़लाँ से फ़लाँ जगह तक, फ़लाँ से फ़लाँ दिन तक वगैरह वगैरह, तो उसके लिए भी आप हाइफन यूज़ करते हैं। हाइफन्स कैन बी यूज टू शो अ रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स और टाइम्स। फॉर इंस्टेंस पेजेस 10 to 15, पेजेस 10-15 सॉरी पेजेस 10-15 आपने लिखा है, तो दैट मीन्स के पेज नंबर 10 से लेकर 15 तक। इसी तरह मंडे हाइफन फ्राइडे मीन्स के मंडे से फ्राइडे तक। तीसरा यूजेज है जी हाइफन का, क्लैरिफाइंग वर्ड डिवीजन। हाइफन्स कैन हेल्प अवॉइड कंफ्यूजन और क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। तो कोई एक वर्ड है अगर, तो वो अपने सिंपल लाइक यूजेज में यूज़ हो रहा है, तो उसके दरमियान में आप हाइफन यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने उसको
तोड़ के या फिर दो अलहदा वर्ड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना है और उनको इकट्ठा नहीं आप लिखना चाह रहे, क्योंकि आपने उसका मीनिंग अलहदा कोई देना है, कोई अलहदा से मीनिंग है, उसका नया मीनिंग है, आप उसकी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाह रहे कि मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ, रीडर कोई और बात ना ले ले, इसलिए फिर आप एक ही वर्ड के अंदर हाइफन लगा के उसको सेपरेट भी कर सकते हैं और उसका नया मीनिंग बन जाएगा। नीचे बड़ी मज़े की एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा रिपेयर, ठीक है, रिपेयर का मतलब होता है फिक्स, कि जी किसी कोई चीज़ टूटी हुई है उसको फिक्स करना, उसको ठीक करना, तो दैट मीन्स टू फिक्स। हाउएवर अगर मैं उसको लिखता हूँ रिपेयर, री हाइफन पेयर, तो दैट मीन्स टू फिक्स यानी जोड़ना, ठीक है, ये जोड़ना जो है पेयर उस सेंस में आएगा, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने को हम कहते हैं फिक्सिंग, या फिर उनको पेयर अगेन, उनका एक जोड़ा अलहदा से बनाना, तो रीपेयर, दोबारा से उनका जोड़ा बनाना या दोबारा से दो चीज़ों को जोड़ देना, उसको आप रिपेयर कहेंगे। और रिपेयर जो सिंपल है दैट मीन्स टू फिक्स, कि कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसका जो पुर्जा ख़राब है उसको ठीक करने को आप रिपेयर कहते हैं। लास्ट फॉर टुडे इज़ स्पीच मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमर्स या कोटेशन मार्क्स, जो भी आप इसको कहना चाहें, सारी चीज़ें सेम होती हैं, दो कॉमर्स शुरू में और दो एंड पे लगे होते हैं, और जो शुरू वाले कॉमर्स हैं जो लेफ़्ट साइड पे पहले आते हैं जुमले से पहले, उन वो उल्टे लगे होते हैं, और एंड वाले जो हैं वो दोनों अपराइट होते हैं, वो सीधे होते हैं। वैसे इधर थोड़ा सा कंप्यूटर का एरर है तो इसकी वजह से आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, बट आई थॉट कि आई शुड लेट यू नो। इंडिकेटिंग डायरेक्ट स्पीच, उनके जो यूजेजेस हैं उसमें पहला है जी इंडिकेटिंग डायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू सराउंड वर्ड्स स्पोकन बाय समवन और ए डायरेक्ट कोटेशन, जो किसी के अल्फाज हैं मुंह से अदा हुए हुए उनको चेंज किए बगैर अगर आपने किसी और तक पहुंचाना है तो उनको आप स्पीच मार्क्स में लिखते हैं कि ये उसकी स्पीच है, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सैड आई बी देयर इन 5 मिनट्स, तो आई बी देयर इन 5 मिनट्स जो है ये किसी उस ही वाला जो बंदा है ये उसके वर्ड्स हैं, और इस तरह के जो जुमले लिखे होते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। इसमें बेसिकली जो स्पीच के वर्ड्स होते हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखते हैं, ठीक है जी। एंड सेकंड यूजेज ऑफ स्पीच मार्क्स इज मार्किंग टाइटल्स। Inverted commas can be used to enclose the titles of short stories, articles, songs और poems। तो songs, poems, articles वगैरह के जो titles हैं उनको enclose करने के लिए या उनको दूसरे जुमले से थोड़ा सा अलग करने के लिए आप speech marks यूज़ कर सकते हैं। The Catcher in the Rye और Bohemian Rhapsody, ठीक है जी। तो ये था जी आज का लेक्चर। अब आगे है आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो अपनी किताबें कॉपियाँ खोलें या फिर नीचे कमेंट्स में ही जो इसके आंसर्स हैं वो लिखना शुरू कर दें, और फिर बाद में जब आपको आंसर्स नज़र आएंगे तो लेट मी नो कि आपके कितने ठीक हुए हैं। नंबर 1 वी हैव विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। जुमले का एंड जाहिर करने के लिए इनमें से कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया जाता है। which punctuation mark is used to join two independent clauses in a sentence। एक ही सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए कौन सा कौन सा पंक्चुएशन मार्क इनमें से यूज़ किया जाता है। ये तीन गिवन ऑप्शन हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन को आप टिक करेंगे या फिर मेंशन करें। Which punctuation mark is used to indicate possession और contraction। तो possession या contractions को मेंशन करने के लिए कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया जाता है। विच पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। अगर मोर देन वन आइटम्स हैं, लिस्ट में आइटम्स हैं, तो उसके लिए कौन सा पंक्चुएशन मार्क आप यूज़ करेंगे। एंड विच पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज टू शो अ स्ट्रॉन्ग पॉज और एम्फसिस इन अ सेंटेंस। एक ही सेंटेंस के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग पॉज है या फिर आपने एम्फसिस जाहिर करना है तो उसके लिए कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ करेंगे। आई होप दैट by now you have already written the answers to these questions. If you have already written these answers, then you can move on with the video, and here is the answer key। तो ये है जी आंसर की। नंबर 1 पे पीरियड, नंबर 2 सेमीकोलन, नंबर 3 का आंसर था जी एपोस्ट्रोफी, नंबर 4 का आंसर था जी कॉमा, और नंबर 5 का आंसर था एक्सक्लेमेशन मार्क।
सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कमेंट योर ग्रेड्स डाउन बिलो के 5 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने ठीक हुए हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप नीचे वीडियो के नीचे ही कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट एज सून एज पॉसिबल एंड मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग जर्नी, और वो भी इन फ्री वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। और भी बहुत सारे फ्री लेक्चर्स मैंने प्लान किए हुए हैं, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।